किडनी का भी रिदम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनी खराब हो रही है, इसी चक्कर में आप ट्रैक में आ जाते हैं, KFT रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, बायोप्सी सब करने लगते हैं। लेकिन उसका एक आसान तरीका है, आप 2 बोतल ले लें, 2 बोतल ले लें, एक बोतल में 1 दिन के लिए जब जब पेशाब करेंगे उसी बोतल के अंदर कलेक्ट करें, और दूसरे बोतल में रात को सोने के बाद अगर आधी रात को उठते हैं, जो कि हम उठते हैं कई बार, अक्सर ही उठते हैं, तो वो पेशाब है उसको कलेक्ट करें। अब एक दिन का बोतल हो गया, रात का एक बोतल हो गया। दिन के बोतल में जो पेशाब कलेक्शन है वो कम से कम 3 गुना होगा रात वाले में। अगर तो ऐसा है तो आपको किडनी का जो बॉडी क्लॉक है, किडनी का जो सर्कुलेटिंग रिदम वो ठीक है। कुछ लोगों का इसका उल्टा होता है, रात वाला यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा होता है सोने के बाद का, आधी रात को कई बार होता है इन कंपेरिजन टू दिन, यानी कि उनका किडनी का सर्कुलेटिंग क्लॉक उल्टा होता है। अब वो दिशा में बढ़ रहे किडनी पहले की दिशा में, तो आपको इस तरह से किडनी के केस में सर्कुलेटिंग रिदम पता चल जाएगा। तो ठीक इसी तरह से पेनक्रियास का सर्कुलेटिंग रिदम, पेनक्रियास आपका सुबह 8 बजे जगता है, उठता है, और जो सोता है रात को 8 बजे। पेनक्रियास रात को 8 बजे सोता है। अब अगर आप 9 बजे खाना खाएंगे तो वो खाना पेनक्रियास से दोबारा जगाना पड़ेगा, वो खाना उतनी अच्छी तरह से मेटाबोलाइज नहीं होगा और आपका ब्लड शुगर हाई की तरफ रहेगा। तो मैं इस एग्जांपल से ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग सर्केडियन रिदम है। किडनी का अपना सर्केडियन रिदम है, पेनक्रियास का अपना सर्केडियन रिदम है, सबका है। मैं 1-2 एग्जांपल देके बता रहा हूँ क्योंकि सबके अगर डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। उतना ही पार्ट बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली आपको करना है, जिससे फायदा हो, जो घर पे करता है, ओनली दैट मच। लेकिन अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे और डिटेल में जानना फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम बुक दे देंगे आपको। कल सबको बुक मिलेगा, 2 किताबें, उसमें और डिटेल में गहराई में। अभी सिर्फ उतना जो आपको प्रैक्टिकली करके रिजल्ट ले आए, उतना सर। तो अब देखिए, इसको आप देखें, अगर आपको ठीक से नजर आ रहा है तो सुबह सूरज दिख रहा है और ये चांद, रात, सुबह रात। पूरे दिन भर में आप जो खाना खाते हैं वो ये क्वांटिटी है, फूड इतना खाना खाते हैं, हमारा 2 किलो खाना, ये खाना पूरे दिन भर में जो खाना खाते हैं वो ये है 2 किलो खाना, ठीक है। अब उसमें से ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा खाना खाना करीब 8 बजे, लंच में उससे कम खाना खा रहे हैं करीब 1 बजे, और डिनर वो भी रात के 8 बजे सबसे कम खाना खाना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ फूड उसको आपने इस तरह से डिवाइड किया। सबसे ज़्यादा खाना, मैं ये नहीं बोल रहा क्या खा रहे हैं, उसको नहीं बात कर रहा, जो भी खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोटी खा रहे हैं तो रोटी सही, 10 रोटी यहाँ खा रहे हैं, 8 रोटी यहाँ खा रहे हैं, यहाँ इससे भी कम खा रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ फूड ये 8 AM से 8 PM के बीच में खा रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, टोटल अमाउंट ऑफ फूड सेम ही रखते हैं हम, टाइम 8 AM to 8 PM ही रखते हैं हम, काइंड ऑफ फूड भी सेम रखते हैं हम, जिस तरह खाना खा रहे थे वही है, सिर्फ एक बदलाव करता हूँ मैं, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। यानी कि सबसे बड़ा वाला खाना कब खाया आपने? रात। खाना टोटल बढ़ा नहीं है आपका, टाइमिंग ही नहीं बढ़ा, काइंड ऑफ फूड भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपने सबसे बड़ा वाला खाने को रात में। इतना करने से ही आपका ब्लड शुगर 50 के लगभग ज्यादा रहने लग जाएगा। रॉन्ग टाइमिंग ऑफ ईटिंग। कैसे? आप एक ऐसे टाइम पे खा रहे हैं सबसे ज्यादा जब पेनक्रियास सोने लगा है। तो जितना भी उल्टा सीधा खाना है, खूब ज्यादा खाना है, उसका बेस्ट टाइम क्या है? जब पेनक्रियास जस्ट जगा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है क्या खाना, इंपॉर्टेंट नहीं है कब खाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियास जब जग गया तब खाना है, पेनक्रियास सोने लगा था तब बहुत सारा खाना पेट में आ गया, तो वो 8 बजे की जगह वो 10 बजे सोएगा और सुबह थक के उठेगा, फिर खाना आ जाएगा। तो आपने पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। आपने खाने को अच्छा, ये जो मैंने बताया इसके अगर आपको देखना है रिसर्च पेपर तो वो ये हैं, इसको प्रिंट में भी आपको दे देंगे कि किस तरह से
आपके खाने के टाइमिंग को बदलते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड सेम रहने से भी, तो उसका ग्लूकोज में इंपॉर्टेंस किस तरह से चेंज होता है। अब एक काम और करते हैं कि मान लो कि इसको हम 8 बजे की जगह फैला देते, 10 बजे कर देते, द अमाउंट ऑफ फूड रिमेन सेम, सिर्फ उसको 10 बजे कर देते, 30 यूनिट ब्लड शुगर और बढ़ जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली 30 होगा या 25 होगा अलग बात है। तो आपने सिर्फ इतना किया कि 10 बजे खाया, पेनक्रियास से सोने के भी 2 घंटे बाद खाया उतना ही। तो बोलने का मतलब है कि जब पेनक्रियास सोच किया 8 बजे, उसके बाद तो सवाल ही नहीं पता था आपको कुछ खाना है। तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, यू आर मैनेजिंग द टाइम डिफरेंटली। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, हम खाने को उल्टा कम कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट को हटा दिया। तो सिर्फ आप, कई लोग होते हैं कि 1 बजे ही खाना खा रहे हैं, उसके बाद आप सीधे 8 बजे खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट अगर हटा देंगे जब पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव था, तो ऐसा कुछ दिन तक करेंगे, महीने 2 महीने, तो आपका ब्लड शुगर अधिक आने लगेगा और बढ़ जाएगा। तो आपको पेनक्रियास को फीड करना है द राइट टाइम, जब उसको वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। जो लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते रहते हैं, रह के अरे रह गया कोई बात नहीं, सीधे लंच करेंगे, तो उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड होता है। अक्सर वही लोग हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं अक्सर। तो ब्रेकफास्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, ब्रेकफास्ट इज द टाइम फॉर दैट हेवीएस्ट मील। अगर हम इसको, ये उसका रिसर्च पेपर है जो आप देख रहे हैं, एंड अब हम एक काम और करते हैं कि इस खाने को हम और फैला देते हैं। सुबह 6 बजे उठे और खाना शुरू कर दिया, और रात के 12 बजे तक खाते ही रहे। खाना उतना ही है 2 किलो, लेकिन उसको फैला के रख दिया, राइट। तो अब आता है मोटापा, अब आता है कैंसर, अब आता है सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सब आता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, पैक्ड खा रहे हैं, वो सब बात नहीं। मैं सिर्फ अपने बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से पेनक्रियास के जो बॉडी क्लॉक है या सर्केडियन रिदम है, उसको बदलते ही आपके बॉडी के अंदर किस तरह से मेटाबॉलिज्म में बदलाव शुरू हो जाता है। अब इससे भी इंटरेस्टिंग है, मान लो आपका कोई जानी दुश्मन है, आप उसको बिल्कुल बीमार कर देना चाहते हैं, वो भी थोड़े दिन के अंदर ही, तो इनका और कर सकते हैं आप। वो काम ये कि आप खाना शुरू करेंगे या उसको खाना देंगे, रात के 10 बजे खाना शुरू करेगा और सुबह 6 बजे तक खाएगा, उल्टा। पूरा दिन नहीं खाएगा, पूरी रात खाएगा। तो जैसे शिफ्ट वर्कर करते हैं, शिफ्ट जिनको नाइट शिफ्ट होती है वो रात को खाएंगे, दिन में सो रहे। तो ये एक रेसिपी है, ऐसे लोग जिनको इस तरह के रूटीन में रहना पड़ता है, उनकी मृत्यु जल्दी होती है, उनमें कैंसर ज़्यादा, उनमें हार्ट डिजीज ज़्यादा, वो जल्दी बूढ़े होते हैं, वो जल्दी मर जाओगे, राइट। उनका काइंड ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड सेम है, टाइम ऑफ फूड इज चेंज्ड। वो तब खा रहे हैं सारा खाना जब पेनक्रियास पूरी तरह सोया है, उसका बॉडी क्लॉक पूरी तरह से उल्टा है। वो रात को 10 बजे खाना शुरू करेगा और सुबह 6 बजे तक खाएगा। सो चाहे कल खा रहा है, अच्छा खा रहा है, बुरा खा रहा है, बट दैट विल डेवलप all these kind of things, right? तो टाइमिंग ऑफ ईटिंग इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब मान लो उसको ठीक होना है, तो टाइम रिस्ट्रिक्ट ईटिंग सारा गड़बड़ हो गया है। आपने कल देखा, मैंने बताया कितने लोग किडनी पेशेंट है, कितने लोग डायबिटीज़ है, कितने लोगों को ट्यूमर है, कैंसरस डेवलपमेंट है। इनको ठीक करना, वापस ठीक करने का जो बेस्ट तरीका है, सबसे ज़्यादा खाना ब्रेकफास्ट में, सबसे कम खाना डिनर में, और ये जो टाइमिंग है 10 AM से लेके 6 PM, क्योंकि 6 बजे जो खाना पेट में जाएगा, पेनक्रियास 8 बजे तक उसको निपटा लेगा, फिर सोने चला जाएगा, राइट। तो सनसेट के साथ योर डिनर इज फिनिश्ड। सनसेट पे जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 7 बजे लगभग आपका डिनर होता है, राइट। तो ये जो टाइमिंग है, ये इंटेंशन रखा गया
या 10 बजे से तो ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे, लेकिन 9 बजे के आसपास देने की कोशिश करें, 8:30 बजे देने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो घर में जो आदत थी उससे बहुत डिबीट करेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा सूजन है, ज़्यादा पेन है, बेस्ट क्या है 10 AM to 6 PM ईटिंग ब्रैकेट। कितना खाना है ये आपते हैं। अब ये बात भी नहीं कर रहे कि भाई क्या खाना, अब इससे भी ये बात कर रहे हैं बेस्ट टाइम टू ईट, ताकि बॉडी हीलिंग मोड में है, राइट। सो 8 घंटे का विंडो है खाने का 15 दिन के लिए, जिंदगी भर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन। आप में से वो लोग जो ऐसा बोलेंगे कि इतनी सारी बातें क्या क्या माने, आप बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना ट्रेडिशनल खाना छोड़ नहीं सकते, चिकन है, अंडा है, जो भी खाता है वही खाना चाहता हूँ। मैं वो बोलता हूँ ठीक है, खाना वही है, जितना खाना उतना ही खाइए आप, लेकिन आप 8 घंटे के विंडो में, बस एक बदलाव 15 दिन के लिए वो भी हो, और 15 दिन बाद इसको 10 घंटे का ब्रैकेट कर दीजिए 8 AM to 6 PM, और इसके लिए 15 दिन बाद जिंदगी भर के लिए 12 घंटे का विंडो कर दीजिए। 8 AM to 8 PM खाएंगे एंड 8 PM टू नेक्स्ट डे नहीं खाएंगे। ये तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया, वो भी चीटिंग के साथ, हफ्ते में एक बार चीटिंग भी कर सकते हैं भाई। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिनकी आदत ही है कि रात के 10 बजे भी चाय पी रहे हैं, रात को 10 बजे एक बिस्किट खा लिया, तो आपका बेचारा पेनक्रियास हो रहा था, आपने जगा दे तो भाई जरा इसको भी मेटाबोलाइज करो। तो ऐसे में फिर आता है ओबेसिटी, फिर आता है कैंसर, फिर आता है ट्यूमर, फिर आता है ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जितनी सारी बीमारी आपने देखी वो आती है जब ईटिंग ब्रैकेट हमारा वाइड हो जाता है या डिफरेंट जगह पे हो जाता है। तो ये है टाइम ऑफ ईटिंग। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, वही काफ़ी होगा। दुखदायक उदाहरण है लेकिन आपको समझाने के लिए। श्रीलंका में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की। तो एक तरह का पेस्टिसाइड है जो वहाँ पे ट्रेंड है, वो खा लेते हैं। ये देखा गया कि वो किसान जिन्होंने सुबह खाया पेस्टिसाइड वो सब मर गए, और जिन्होंने वो शाम को खाया, शाम ढलने के बाद खाया, वो ज़्यादातर लोग नहीं मरे, बच गए। तो क्या खा तो सेम ही चीज़ रहे थे मरने के लिए, लेकिन जो टाइमिंग है दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एक ऐसे टाइम पे खा रहे थे जब पेनक्रियास वगैरह सो गए या उतना एक्टिव नहीं है, तो बॉडी में वो उतना मेटाबोलाइज नहीं हो पाया, यूज ही नहीं हो पाया। तो ये रिसर्च पेपर जो आपके आंखों के सामने 15,000 किसानों पे ये ऑब्जर्वेशन पाया गया कि सुबह वाले जो किसान हैं जिन्होंने सुबह आत्महत्या करने की कोशिश की, ज़्यादातर वही मरे। जो शाम को, रात को जिन्होंने वही खाया वो फिर भी बच गए। तो टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके हेल्थ के स्टेटस को डिसाइड करने के लिए। अगर आप कोई भी और बात ठीक से नहीं पालन कर सकते, कम से कम ये वाला पालन कर लेंगे इसी हिसाब से इस स्लाइड को, तो भी आप देखेंगे आपका बीपी है, आपका ब्लड शुगर है, आपका पेन है, आपकी नींद है। आप जब 6 बजे या 7 बजे डिनर फिनिश कर लेंगे तो बहुत चांसेस है कि 10 बजे आपको ठीक नींद आएगी। आप अगर 10 बजे डिनर फिनिश करेंगे तो चांसेस है कि नींद फिर ठीक नहीं आती। नींद कब आती है? नींद तब आती है जब आपका बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं मेलेटोनिन। और अलर्टनेस कब आती है? जब आपका बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल। अच्छा, बॉडी नींद जब मेलेटोनिन कब प्रोड्यूस करता है? जब आपका बॉडी का टेम्परेचर नीचे आने लगता है। अगर आप 10 बजे खाएंगे तो टेम्परेचर नीचे नहीं आ सकता। 6 बजे खा लेंगे, 8 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा, अब बॉडी का टेम्परेचर नीचे आएगी। बॉडी का टेम्परेचर नीचे लाने के कई तरीके हैं नींद लाने के लिए। आप में से कई लोग हैं जो नींद पे जो परेशान है, उनको बताना चाह रहा हूँ। जिस कमरे में आप सोएंगे, बेडरूम, उस कमरे में तभी घुसिए जब आप सोना चाहते हैं, और उस कमरे का टेम्परेचर कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू जहाँ रह रहे हैं, लिविंग रूम। तो जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो बॉडी मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है। जैसे मेलेटोनिन प्रोड्यूस करेगी तो आपको नींद आने लगेगी। इस बात को समझिए, टेम्परेचर को बढ़ाया तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, आपको अलर्टनेस आएगी। टेम्परेचर को घटाया तो आपको नींद आएगी। तो टेम्परेचर को घटाने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। आप एयर कंडीशन उस कमरे में चला कर रख दीजिए, और जैसे उस कमरे में घुसे तो थोड़ा ठंड लगी और ठंड में एकदम से नींद आई, क्योंकि बॉडी को केमिकल रिलीज करेगा जिससे नींद आती है। वो तभी रिलीज होता है जब टेम्परेचर डाउन होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जिनको नींद की समस्या नहीं, आप 6 बजे अपने बॉडी का टेम्परेचर देखिए
और रात को 10 बजे बॉडी का टेम्परेचर देखिए, 10 बजे वाला जो बॉडी टेम्परेचर है वो आधी डिग्री थोड़ा कम होगा, और जिस दिन कम नहीं होगा उस दिन आपको नींद भी नहीं आएगी। तो बॉडी रोज आपके टेम्परेचर को थोड़ा नीचे कर देता है आपसे सोने से पहले, लेकिन हम कभी मेजर नहीं करते। तो आपका जिस तरह से मैंने ब्लड शुगर दिखाया सोने से, सो के उठने से पहले बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह से आपका टेम्परेचर आपके सोने से पहले बॉडी घटा देता है। तो इस तरह का उथल पुथल चलता रहता है। 24 घंटे आपका ब्लड शुगर भी एक जैसा नहीं रहता, ब्लड प्रेशर भी एक जैसा नहीं रहता, और टेम्परेचर भी एक जैसा नहीं रहता। इसे कहते हैं टेम्परेचर का सर्केडियन रिदम। जिनका टेम्परेचर का सर्केडियन रिदम बिगड़ेगा वही लोगों को नींद नहीं आएगी। तो बिगड़ना मतलब कि जब टेम्परेचर को डाउन होना चाहिए तब डाउन ना होकर वो ऊपर जा रहा है या स्टेबल है, तो नींद नहीं आएगी। तो टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना, दो चीज़ें हैं। रात को जिनको नींद नहीं आती वो गर्म पानी से नहाएंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या बढ़ा या घटा? बढ़ेगा। अब नहाना बंद कर दिया, बाहर निकला है, अब क्या होगा? और ये जो घटने का प्रोसेस है इससे भी ट्रिगर होता है।